हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। और इस बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर हिमाचल के लाहौल स्पीति इलाके में पड़ा, जहां वादी का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। वहां बने मकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसे हटाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, हिमाचल के केलोंग इलाके में तो बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ का ढेर लग गया और मकानों के अलावा सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछ गई। मुसीबत उन लोगों की और बढ़ गई जिनके घरों के बाहर जमी बर्फ को हटाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत इतने बिगड़े कि बर्फबारी की वजह से सभी लोग घरों में कैद हो गए और सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के रामबन में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और पेड़ों, मकानों पर उसका असर भी दिखा। हालांकि वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वक्त से 2 महीने पहले हुई इस बर्फबारी से नुकसान से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। इससे जो होटलों का बिजनेस है वो मुझे लगता है कि ये काफी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। दिल्ली के नरेला इलाके में एक रेस्टोरेंट में घुसकर एक बदमाश ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। बताया गया कि रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर बदमाश और कर्मचारी के बीच 2 दिन पहले बहस हुई थी, जिसके बाद वो बदमाश हाथ में पिस्टल लिए रेस्टोरेंट के कर्मचारी को पीटने लगा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि रेस्टोरेंट में घुसते ही बदमाश उस कर्मचारी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगा। उस वक्त वहां एक और आदमी बैठा था, लेकिन उसने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस बीच बदमाश मारपीट करता रहा। हालांकि कर्मचारी लगातार उसे माफी मांग रहा था, लेकिन बदमाश पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी, जिससे उसने कई बार उस कर्मचारी पर वार किया। मामला बढ़ता देख रेस्टोरेंट में बैठा दूसरा आदमी उठकर वहां से निकल गया। इसके बाद तो उसने कर्मचारी पर लात और थप्पड़ की बारिश कर दी और इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने वहां रखी कुर्सियों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इस मारपीट में रेस्टोरेंट के कर्मचारी को काफी चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बुलबुल तूफान की वजह से हुई बारिश और तेज हवाओं ने ओडिशा के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगे पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने कई घंटों की कोशिश के बाद पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया। कुछ इलाकों में तूफान की वजह से पेड़ गाड़ियों और मकानों पर गिर गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तूफान कितना तेज था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क किनारे लगा एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया, जबकि सड़कों के किनारे लगने वाले बाजार को भी तूफान और तेज बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ। जबकि बुलबुल तूफान से संभावित खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी कई तैयारियां की गई हैं। तूफान पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और तूफान से जुड़ी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों की मदद के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। जबकि तेज बारिश की वजह से प्रदेश के कुछ इलाकों में पेड़ टूट गए, जबकि समंदर के पास के इलाकों में भी लोगों को सतर्क कर दिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों से समंदर से दूर रहने की सलाह दी। एनडीआरएफ टीम पहुंच चुका है, घूमने के लिए ना निकले, ये एनडीआरएफ तरफ से गुजारिश और आप सभी से अनुरोध है। बचाव दल में शामिल अधिकारियों ने आशंका जताई कि तूफान तेज होने के बाद और तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के द्वारा इसे बताया गया कि ये काफ़ी स्थिति और भी विभत्स हो सकती है, तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि फिलहाल अभी 2 दिन अपने घर में रहें। आपको बता दें कि बुलबुल तूफान की वजह से लगातार तबाही मची है और इस पूरे उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और समंदर किनारे लोगों को ना आने की सलाह दी। वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट भी की गई है कि इस हालात में समंदर के किनारे ना आए और वहां से दूर रहें। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, कंट्रोल रूम तो बना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और क्या तैयारियां की गई हैं इस बुलबुल तूफान को देखते हुए?
देखिए, इस बुलबुल तूफान को जब ये जो कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू होता तभी से जो है मेट डिपार्टमेंट से लेकर कोस्ट गार्ड और नेवी जो है इस पर लगातार मॉनिटर कर रहे थे और उनको पता था कि जो इसका पाथ है वो कहीं ना कहीं उड़ीसा कोस्ट से होते हुए वेस्ट बंगाल पे जाके इसका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है कह सकते हैं कि सी बॉर्डर पर वहाँ पे लैंडफॉल होगा। तो उसके मद्देनजर जितने भी मछुआरे थे, जितनी भी नाव थी वहाँ पे, चाहे वो भारतीय मछुआरों की नाव हो या फिर थोड़ा दूर अगर बांग्लादेश के मछुआरों की नाव हो, तो उन सबको जो है एहतियातन पहले ही हटा दिया गया था, पहले ही उनको गहरे समंदर में जाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि साइक्लोन बहुत ही ज्यादा सीवियर था। और उसके बाद जो है साइक्लोन जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे जो है उसको पीछे जो है वो तबाही छोड़ता चला गया। हालांकि अभी तक बहुत बड़ी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों के जो है मारे जाने की खबर है, जो कि इस तूफान के चलते मारे गए हैं। हालांकि इसको देखते हुए जो है नेवी, कोस्ट गार्ड जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और किसी भी तरीके के राहत बचाव कार्य के लिए जो है वो तैनात है। साथ ही कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसको भी जो है बंद कर दिया गया था। किसी तरीके की जो है उड़ान जो है वहां से नहीं हो रही थी। तो प्रशासन की तरफ से पूरे बंदोबस्त किए गए थे, पहले ही भाप लिया गया था, पहले ही जो मॉनिटरिंग की जा चुकी थी कि इस तरीके का तूफान जो है एक सीवियर साइक्लोन का रूप लेकर जो है वो आगे बढ़ेगा, और जिसके चलते पहले से ही पूरे तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, नेवी, कोस्ट गार्ड की तरफ से की गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। स्टेशन के 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेनों पर चढ़ने और उतरने के दौरान अचानक भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद फुटओवर ब्रिज पर खड़े लोग धक्का मुक्की करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। ट्रेन से उतरे लोग स्टेशन से बाहर जाने की जल्दी में थे, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन पर चढ़ने के लिए लोग आगे निकलने की होड़ में थे, लेकिन भीड़ बढ़ने से फुटओवर ब्रिज पूरी तरह से जैम हो गया। लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। भीड़ में दबने से कई लोगों की हालत खराब हो रही थी। इस बीच कुछ लोग फुटओवर ब्रिज से कूदते भी नजर आए, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके बाद एक सुरक्षाकर्मी रेलिंग के सहारे फुटओवर ब्रिज पर खड़ा हो गया और लोगों को निकालने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद लोगों को वहां से निकाला गया, लेकिन इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक घर के 4 लोगों की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया कि प्रवीण मेदांता नाम के एक डॉक्टर के घर में घुसकर बदमाशों ने डॉक्टर समेत उनकी पत्नी, बेटी और दामाद की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस और लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर समेत 4 लोगों की चाकू मारकर हत्या की गई है। अभी तो डेड बॉडी देखी है, जो देखने से पता लगता है कि चाकुओं से मतलब मारा गया है। पड़ोसियों के मुताबिक डॉक्टर के घर का दरवाजा न खुलने की खबर जब उन्होंने डॉक्टर के बेटे को दी, तो उसके घर पहुंचने पर वारदात का पता चला। भाई साहब को फोन किया, उन्होंने फिर पुलिस चौकी में फोन किया, फिर ये उसके बाद ये कांड हुआ कि जो है मर्डर हुआ। जबकि एक ही घर के 4 लोगों की हत्या के बाद डॉक्टर के रिश्तेदार बेहद सदमे में दिखे। अयोध्या केस में फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और कहा कि फैसला सर्वसम्मति से आना देश के लिए खुशी की बात है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना, और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से आया। एक नागरिक के नाते हम सब जानते हैं, परिवार में भी छोटा मसला सुलझाना हो तो कितनी दिक्कत होती है। ये कार्य सरल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति के दर्शन कराए हैं, और इसलिए देश के न्यायाधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक प्रणाली विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस कॉरिडोर के जरिए लोग पंजाब के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के करतारपुर जा सकेंगे।
जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने गुरु नानक की 550वीं जयंती पर की और इसके साथ ही उन्होंने करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को भी रवाना किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल समेत कई और नेता भी मौजूद थे। यहाँ पर ये पैसेंजर टर्मिनल है जहाँ पर तमाम जो फॉर्मेलिटीज करके जो श्रद्धालु हैं वो करतारपुर कॉरिडोर के लिए जा सकेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई देते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में दूसरे नेताओं के साथ लंगर में बैठकर खाना खाया और भजन कीर्तन में भी वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी के साथ आने से ही देश का विकास होगा। आपको बता दें कि कल करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की और ये भी कहा कि जब तक सभी लोग साथ में नहीं होंगे देश का विकास मुमकिन नहीं है, तो देश के विकास के लिए सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। तो वहीं उत्तरी और मध्य इंग्लैंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। खराब मौसम की वजह से इंग्लैंड के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी गई, क्योंकि वहां की नदियों में उफान है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के एक इलाके की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई इलाके तो ऐसे भी दिखाई दिए जिनमें पानी का कब्जा हो गया। बारिश की वजह से डॉनकास्टर इलाके की कई सड़कें पानी में डूब गईं और इमारतों के सामने खड़ी गाड़ियां भी इसकी जद में आ गईं। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद वहां की सड़कें बंद करनी पड़ी। जो लोग अपने मकानों में फंस गए उन्हें निकालने के लिए नाव की मदद ली गई। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। वहीं पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रिहायशी इलाकों की गलियों से भी पानी नदी की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। खराब मौसम की वजह से वहां के मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी। बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत से दूर रखने के लिए चीन ने बेहद कड़े नियम बनाए हैं। ये नियम उन सब पर लागू होंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन गेम खेलने का वक्त तय कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इतना ही नहीं, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच भी केवल 90 मिनट के लिए ही गेम खेलने की इजाजत होगी। गेम खेलने पर चीन में युवा काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नए नियमों के हिसाब से 16 साल तक के बच्चे भारतीय रुपयों में करीब 2000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 17 और 18 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम पर खर्च करने की सीमा 4000 रुपए रखी गई। इसके अलावा नया नियम कहता है कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हर बच्चे को अपने असली नाम और मोबाइल नंबर के साथ ही यूजर आईडी बनानी होगी। हालांकि चीन की सरकार के इन नियमों का न केवल विरोध हो रहा है, बल्कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेइबो पर सरकार की आलोचना भी खूब हो रही। लेकिन चीन की सरकार का मानना यह है कि ऑनलाइन गेमिंग का युवाओं के शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं की आंखें भी खराब हो रही। सरकार इसलिए भी परेशान है क्योंकि ऑनलाइन गेम की लत का सीधा असर युवाओं के दिमाग पर पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने गेम बनाने वाली कंपनियों को नए नियमों के हिसाब से ऑनलाइन गेम में बदलाव करने को भी कह दिया। ऑनलाइन गेमिंग पर चीन की चिंताएं नई नहीं है। पिछले साल भी चीन ने नियमों में बदलाव करते हुए बच्चों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेवजह दखल दे रहे पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत का अंदरूनी मामला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं है। बीमारियों की रोकथाम पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने दावा किया है कि दफ्तरों में होने वाला शोर लोगों को कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता है। इनमें सबसे अहम तो यह है कि धीरे धीरे लोगों को कम सुनाई देने लगता है। ज्यादा लंबे वक्त ऐसी जगहों पर काम करने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा शोर लोगों के लिए मानसिक तनाव बढ़ाने वाला होता है और तनाव बढ़ते ही ये सारी बीमारियां धीरे धीरे गिरफ्त में लेने लगती हैं अपने आप। रिसर्च करने वाली एजेंसी के मुताबिक इस तरह के हालात में काम करने वाले लोगों को बीमारियों के इलाज पर हर साल करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
डॉक्टर तो ये तक दावा करते हैं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का सही वक्त पर इलाज न किया जाए तो यही छोटी बीमारियां हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है। सड़क पर बर्फबारी के बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस वहां फंस गई। हालांकि सेना के जवानों ने एम्बुलेंस को बाहर निकाला और महिला को सही सलामत अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी के साथ आने से ही देश का विकास होगा। अब समाज के नाते हर भारतीय को अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अनिवार्य है। हमारे बीच का सौहार्द, हमारी एकता, हमारी शांति, हमारा सद्भाव, हमारा स्नेह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भविष्य की ओर देखना, भविष्य के भारत के लिए काम करते रहना। भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं, लक्ष्य और भी हैं। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान लंगर के वक्त पीएम मोदी ने खाने की प्लेट रखे जाने वाले स्टूल को अमरिंदर सिंह को दे दिया। यूपी के एटा में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर डीएम और एसएसपी की मौजूदगी में वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। यूपी पुलिस ने राम मंदिर पर फैसले के बाद लोगों के अमन और शांति के पैगाम के साथ उनकी आपसी सहयोग और समझ की तारीफ की। यूपी के चित्रकूट में कमिश्नर और डीआईजी ने संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बिहार के भभुआ में बालगिरी में 9 महीने की बच्ची की मौत के कारणों का पता नहीं चलने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा कि सभी को अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। बिहार के वैशाली में प्राइमरी स्कूल के एक टीचर और उसके बेटे ने पड़ोसियों को हथियार के दम पर धमकाया और फायरिंग की। बताया गया कि आरोपी टीचर का पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद है, जिसकी वजह से उसने और उसके बेटों ने पड़ोसी को बंदूक दिखाकर धमकाया, जबकि उसके बेटे ने अवैध तमंचे से पड़ोसी के घर के बाहर फायरिंग की। इस दौरान आरोपी टीचर भी बंदूक लेकर पड़ोसी के घर की ओर बढ़ा और उन पर बंदूक तान दी। हालांकि उसके घर की एक महिला ने बीच में आकर टीचर को ऐसा करने से रोका और उसे वापस घर की ओर ले गई। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में 70 से ज्यादा जगहों पर भीषण आग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। तेज हवाओं की वजह से आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद एक मकान के बाहर मौजूद 2 लोग पानी का पाइप लेकर मकान की तरफ बढ़ रही आग को रोकने की कोशिश करने लगे, जबकि बचाव दल की टीम भी एक हेलीकॉप्टर की मदद से आग के ऊपर पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग पर लगातार पानी गिराने के बाद मकान के एक हिस्से की तरफ बढ़ रही आग बुझ गई। इस बीच 2 दमकल कर्मी भी पाइप लेकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। वहाँ जंगल में लगी आग ने करीब 150 मकानों को भारी नुकसान पहुँचाया। जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए 1500 से ज्यादा दमकल कर्मी लगे हैं। पुलिस की गाड़ियां भी जंगल की आग के बीच जाकर फंसे लोगों की तलाश करती दिखाई दी। सफर के दौरान ट्रेनों में पानी की बर्बादी रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने आदेश जारी किया है कि अब शताब्दी एक्सप्रेस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को आधा लीटर पानी की बोतल दी जाएगी। अभी शताब्दी एक्सप्रेस में 5 घंटे तक का सफर करने वाले लोगों को आधा लीटर वाली पानी की बोतल दी जाती, जबकि 5 घंटे से लंबा सफर करने वाले यात्रियों को 1 लीटर वाली पानी की बोतल दी जाती। लेकिन अब रेलवे के आदेश के बाद हर यात्री को आधा लीटर वाली पानी की बोतल ही दी जाएगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर लोग दूसरी बोतल खरीद सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस चेयर कार वाली ट्रेन है, जिसे छोटी दूरी तय करने के लिए चलाया जाता है और फिलहाल दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सबसे लंबा सफर तय करती है, जिसमें करीब 8.5 घंटे लगते हैं। रेलवे ने बताया कि आधे लीटर पानी
वाले आदेश को अगले 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा। रोहतांग दर्रे में हुई भारी बर्फबारी ने लाहौल स्पीति में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दर्रे में भारी बर्फबारी से मनाली लेह सड़क बंद होने से लाहौल स्पीति का बाकी के इलाकों से संपर्क कट गया है। वहीं दूसरी ओर इस बर्फबारी से लाखों के सेब भी घाटी में ही फंस गए हैं। रोहतांग दर्रे पर हुई बर्फबारी से लाहौल स्पीति की तरफ जाने वाले लोग भी मनाली में फंस गए हैं। रोहतांग दर्रा बंद होने के कारण मनाली में फंसे लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें हफ्ते में 1 या 2 दिन रोहतांग सुरंग से आने जाने दिया जाए। रोहतांग सुरंग में काम चलने की वजह से फिलहाल किसी को भी वहां से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत जरूरी होने पर एम्बुलेंस जैसी गाड़ियों को ही सुरंग से आने जाने दिया जा रहा है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हफ्ते के रोज 1 घंटा खोला जाए और ताकि हम लाहौल स्पीति से जो यात्री जिसको ज़रूरी अहम काम होती है उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। हमें तो बहुत दिक्कत हुई जी। हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ के जी। तो बंद होने के कारण हमें कई यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। इसलिए हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हमें टनल से जाने की गुजारिश करें जी, अनुमति दी जाए जी। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ने पर विवाद शुरू हो गया। इस उद्घाटन समारोह में सिद्धू ने मंच से भाषण के दौरान इमरान खान की जमकर तारीफ की और करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही दावा किया कि सिखों की 72 साल पुरानी मांग को इमरान खान ने पूरा कर दिया। 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ शेर, ਬੱਬਰ शेर, ਜਿਨੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ और बाबे दा दर निष्काम खोलिया। सिद्धू के इमरान खान की तारीफ करने पर नाराज बीजेपी ने सिद्धू को पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दे दी। सिद्धू तो से पूछो तो उसका पाकिस्तान प्रेम इतना क्यों जाग उठता है। वो हमेशा, मैं तो समझूंगा कि उसका मन ही पाकिस्तान में लगता है, उसको रहना ही पाकिस्तान में चाहिए। जबकि सिद्धू के इमरान प्रेम से बैकफुट पर आई कांग्रेस ने सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दी। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि कोई शांति के मार्ग में कोई कमी है। करतारपुर कॉरिडोर से लौटे सिद्धू भी मीडिया से बात किए बिना वहां से चले गए। चिली के सैंटियागो में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान भीड़ और पुलिस वालों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। वहां लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की मांग पर करीब 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार छोड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे उठाए सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। इसके बाद पुलिस के जवानों ने विरोध कर रही भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस झड़प के दौरान कई प्रदर्शनकारी पुलिस वालों पर भी पथराव करते नजर आए। वहीं पुलिस की एक गाड़ी लगातार पानी की बौछार छोड़कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भागे नहीं और हाथों में बर्तन लेकर उसे बजाते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए रूप में नजर आए। केसरिया पगड़ी पहने हुए प्रधानमंत्री ने आम लोगों की तरह जमीन पर बैठकर लंगर खाया। खाने के दौरान जब उनके लिए एक स्टूल लाया गया तो उन्होंने बगल में बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को वो स्टूल दे दिया ताकि वो आराम से खाना खा सके, जबकि उनके लिए लाए गए दूसरे स्टूल को लेने से उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही एक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब प्रधानमंत्री करतारपुर जाने से पहले जत्थे में शामिल लोगों से मिले थे। तब प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हाथ थामकर काफी देर तक उनसे बात की। बिहार के वैशाली में कार सवार बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के वैशाली में कार सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के रोहतक में प्रॉपर्टी के विवाद में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक आदमी और उसकी पत्नी को गोली मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जादू टोना के आरोप में कुछ लोगों ने 81 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी की। झारखंड चुनाव से पहले पीएम मोदी ने केंद्रीय चुनाव समिति के नेताओं के साथ बैठक की।
मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने एक बाइक में घुसी जहरीली नागिन को काफी मुश्किल के बाद बाहर निकाला। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी नेता विनय कटियार ने स्वागत किया और कहा कि इसमें किसी की हार या जीत नहीं है। विनय जी, आज फैसला आ गया है, किस तरीके की पहली प्रतिक्रिया? स्वागत योग्य है और हम पहले भी कहते रहे हैं तुष्टीकरण नीति से काम नहीं चलेगा। जो फैसला आवे साफ साफ आवे। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फैसला दे दिया है, सब पक्षों को अलग बता दिया है। मुसलमानों को ज़मीन अलग दे दी है, 5 एकड़ ज़मीन दे दी। केवल 60/80 था, अब तो उनको 5 एकड़ ज़मीन मिल गई है। वहाँ वो भी अपना भव्य दिव्य अपनी पूजा स्थल का निर्माण करा सकते हैं और हमारा भी राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण ये हो सकेगा। जिस दिन ये राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसी दिन 3.5 लाख लोग जो बलिदान हुए उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। शिवसेना ने सामना में ये दावा किया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सिर्फ उद्धव ठाकरे तय करेंगे। इतना ही नहीं, सामना में लिखा गया कि सरकार में शरद पवार की भूमिका काफी अहम होगी। सामना में लिखा कि 5 साल दूसरों को डरा धमकाकर शासन करने वाला हिटलर मर गया है, क्योंकि डर दिखाकर शासन करने वाली पार्टी आज खुद डर के साए में है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्वागत किया और लोगों से शांति और भाईचारा बनाने की अपील की। हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने उनसे बात की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या फैसला हुआ? हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है वो फैसला को हम सम्मान करेंगे, यही हमारा स्पष्ट मत है। ये सारे अब सुप्रीम कोर्ट की CWC के यही रेजोल्यूशन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट को हम सम्मान करेंगे और साथ साथ हम सबको ये कहते हैं कि हमारा भाईचारा, हमारा फ्रेटर्निटी, हमारा शांति सबको संभालना चाहिए। सबको इसको ध्यान में रखते हुए हम चलना चाहिए। क्या नेताओं को जो आपने फैसला किया उससे अलग कोई बयानबाजी न करने का आदेश दिया? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। ये बराबर हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की फैसला का हम सम्मान करेंगे, नया बात नहीं है। कमेटी में यही फैसला हुआ? एकदम आपको मिल जाएगा अभी हमारा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यही फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी कांग्रेस पार्टी, स्वागत करेगी। हैदराबाद के कुक्कड़पल्ली इलाके में एक बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि बस को किसी दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद उसमें आग लग गई। बस में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग बुझाने की कोशिश की जाती, पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। हैदराबाद के कुक्कड़पल्ली का ये पूरा मामला है, जहां पर इस बस में पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इस बस में आग लग गई और आग ने धीरे ही धीरे पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात ये रही कि इस बस में जब आग लगी वहां पर कोई व्यक्ति इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस आग में पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाजार में खड़ी बाइक में एक सांप घुस गया। सांप बाइक की हेडलाइट में घुस गया। सांप को देखते हुए बाजार में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बाइक के मालिक ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ वहां जुट गई। लोगों ने बाइक में सांप होने की खबर वन विभाग की टीम को दी। खबर पाते ही वन विभाग के लोग वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह सांप को बाइक की हेडलाइट से बाहर निकाला। हम लोग जैसे ही वहां पर मौके में पहुंचे तो सर मोटरसाइकिल पल्सर वाइजर के अंदर घुस गया था। उसमें काफी देर तक हम लोग मशक्कत किए, वाइजर खोले, इसके बाद उसको पकड़ने में हम लोग कामयाब हुए। यूपी के आगरा में एक भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज में दिखा कि 2 लोग एक स्कूटर से आ रहे थे, तभी सामने से आई एक गाड़ी ने उनके स्कूटर को इतनी तेज टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर पर बैठा एक आदमी उछलकर सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। बताया गया कि स्कूटर पर सवार दोनों लोग सगे भाई थे। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दशकों पुराने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने आखिरकार राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया है। अयोध्या केस में विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के मालिकाना हक को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर 3 महीने में मंदिर बनाने की योजना तैयार करने को कहा। सामाजिक सद्भाव
को बनाते हुए हिंदू पक्ष को विवादित ढांचा पूर्ण रूप से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी। वहीं अयोध्या केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील जफरयाब जिलानी ने साफ किया कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। is not satisfactory and is not as per our expectations. We are not satisfied with it. पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नया सवेरा लेकर आया है। उन्होंने फैसले के बाद नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटे, ये बात कही। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अब नए भारत का निर्माण करते हैं। हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तय करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा। हमें सबको साथ लेकर सबका विकास करते हुए, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिवाली के दिन कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां 4 लड़कों ने एक मकान की छत पर खड़े होकर हवा में गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक काली टी शर्ट पहने लड़का हवा में राइफल से फायरिंग करता दिखाई दिया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे लड़के ने राइफल संभाली और हवा में गोली चलाई। फिर तीसरा और चौथा लड़का एक दूसरी राइफल लेकर सामने आया और हवा में फायरिंग करने लगा। वहां मौजूद लड़कों में एक लड़का फायरिंग करने वाले लड़कों का वीडियो बनाता रहा। इस दौरान उसके आसपास कई दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें गोली चलाने से रोकने की कोशिश नहीं की। यही नहीं, चारों लड़कों के हवा में गोली चलाने के दौरान वहां पीछे से संगीत की धुन भी सुनाई पड़ी। बाद में खुलेआम गोली चलाने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जाँच शुरू कर दी। इसी दीपावली में शायद इन्होंने दीपावली में छत पर जैसे अपने असलहे रखे थे, तो वहाँ पे अति उत्साह में फायर कर रहे थे। जांच में पता चला कि हवा में गोली चलाने वालों का वीडियो सिरसिली इलाके के रहने वाले रॉबिन तोमर नाम के लड़के ने वायरल किया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 11 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के बर्दवान स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान फुटओवर ब्रिज पर अचानक मची भगदड़ में 11 यात्री घायल हो गए। असम में प्रतीक हजेला की जगह हितेश देव शर्मा को एनआरसी का नया कोऑर्डिनेटर बनाया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में प्रशासन ने तूफान बुलबुल को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोकसार की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई, जिसके बाद मशीनों के जरिए सड़कों पर जमी बर्फ हटाई गई। बुलबुल तूफान से निपटने के लिए ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। यूपी में बिजली कर्मियों की फंड राशि में घोटाले की आरोपी कंपनी ने सफाई दी कि बिजली कर्मियों का पाई चुकाएंगे। यूपी के अमरोहा में ऐतिहासिक गंगा तिगरी मेले में विधायक समेत कई बीजेपी नेताओं ने भजन के सुरों पर डांडिया किया। एक रिसर्च में दावा किया गया कि एक हफ्ते में कुल मिलाकर 50 मिनट दौड़ने से लोगों की उम्र बढ़ सकती है। इस रिसर्च को उन लोगों के लिए काफी अहम माना जा रहा है जो कसरत करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, क्योंकि रिसर्च का दावा है कि ऐसे लोग हर हफ्ते कुल मिलाकर 50 मिनट दौड़ने से ही खुद को फिट रख सकते हैं। इस रिसर्च में दौड़ने को सबसे अच्छी कसरत बताया गया और इससे कई बीमारियों के दूर होने का भी दावा किया गया। कम एक्टिविटी होने से हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा, पार्किंसंस, मेंटल बीमारियां, ये सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। रिसर्च में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ज्यादा देर तक दौड़ने से कुछ खास फायदा नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी
धीमी रफ्तार में हर हफ्ते कुल मिलाकर 50 मिनट की दौड़ लगाए तो वो उस आदमी के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होगा जो तेज रफ्तार में ज्यादा देर तक दौड़ता है। यानी रिसर्च ये दावा करती है कि कम दौड़ने से उम्र बढ़ने की गारंटी तो है, लेकिन ज्यादा दौड़ने से भी उम्र बढ़े ये जरूरी नहीं है। और ये दावा लाखों लोगों पर रिसर्च करने के बाद ही किया गया। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने ये रिसर्च 2,30,000 लोगों पर की जिनकी उम्र 5 से 35 साल के बीच थी। इन लोगों पर रिसर्च करने के बाद यह दावा किया गया कि दौड़ने की आदत उनकी उम्र को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए लोगों के दौड़ने की रफ्तार 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होनी चाहिए। साथ ही ये दावा भी किया गया कि दौड़ने से कैंसर और दिल की बीमारियों से मौत होने का रिस्क भी कम हो जाता है। अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रधानमंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर विवादित जमीन पर मंदिर बनाने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया जिसके जरिए पीएम ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लिया और इस फैसले में इस देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। अगर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद थोड़ी समझदारी से काम लेती कि भाई हम जुडिशरी विचार करते हैं, जो आज वो बात करेंगे, उस वक्त भी अगर न्यायालय में छोड़ देते तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में निपट जाता मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी दलों से एक सुर में इस फैसले को स्वीकार करने की अपील की। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको इसे स्वीकार करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए और इस मसले का यह समाधान है, इसलिए सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने फैसले को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए देश के लोगों की बड़ाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का एक दीर्घकालीन इतिहास है। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो। जो हुई, निर्णय आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। साथियों, पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है और कितना मजबूत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने, पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से ही बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार बनाने पर खींचतान शुरू हो गई थी। शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री की मांग पर अड़ी थी, जिसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया था। इस बीच बीजेपी ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने के न्योते के बाद दूसरी पार्टियों में भी हलचल बढ़ गई है। शिवसेना ने विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए अपने विधायकों को बांद्रा के एक होटल में शिफ्ट कर दिया। शिवसेना नवयुवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे देर रात अपने इन विधायकों से मिलने होटल पहुंचे और पूरी रात होटल में ही रुके रहे।
तो वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने राज्यपाल की तरफ से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए पूछने पर कहा कि बीजेपी के पास बहुमत है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आशंका जताई गई कि ऐसा नहीं होने पर विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है। राज्यपाल महोदय को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है कि नहीं, वरना विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो सकती है। फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है, बीजेपी सरकार बनाती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेगी। सरकार अगर विधानसभा के पटल पर गिर गई तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के हित में कोई पर्यायी सरकार बनाने का प्रयास हम करेंगे। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया, जिसके बाद श्री श्री रविशंकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत की गरिमा बढ़ाने वाला बताया। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अब देश की जनता आगे प्रगति के पथ पर चले और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रहे। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी सभी लोगों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की गुजारिश की। मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसका सब लोग एहतराम करें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश के लोगों से फैसले पर शांति से अपनी खुशी का इजहार करने की अपील की। संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को व्यक्त करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर की तारीख का जिक्र करते हुए बर्लिन की दीवार गिरने की याद दिलाई। उन्होंने 9 नवंबर की तारीख पर करतारपुर कॉरिडोर और अयोध्या केस में फैसले को ऐतिहासिक बताया। 9 नवंबर ही वो तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था। 9 नवंबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। इसमें भारत का भी सहयोग रहा है, पाकिस्तान का भी। अयोध्या पर फैसले के साथ ही 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटुता रही हो तो आज उसे तिलांजलि देने का भी दिन है। नए भारत में भय, कटुता, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर का राग अलापना नहीं भूले। उन्होंने कश्मीर पर लगातार झूठ बोलते हुए एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की। ये टेरिटोरियल इशू से भी ऊपर निकल गया है। ये इंसानी हुकूक का इशू है। 80 लाख लोगों को उनके सारे इंसानी हुकूक खत्म करके उनको 9 लाख फौज से बंद किया हुआ है। ये इंसानियत का इशू है। ये जमीन का इशू नहीं है। इस वक्त ये इंसानियत का इशू है कि किस तरह उन लोगों को जो उनको जानवरों की तरह रखा जा रहा है, जबरदस्ती उनका हक जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन ने दिया था वो ले लिया है। कभी इस तरह अमन नहीं होगा और इसकी वजह से सारे हमारे ताल्लुकात रुक गए। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। विवादित जमीन रामलला विराजमान को देकर किया राम मंदिर का रास्ता साफ। केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाकर 3 महीने में मंदिर के लिए योजना बनाने का आदेश।
राम मंदिर पर फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नया सवेरा लेकर आया। अब नया संकल्प लेकर नए भारत के निर्माण में जुटे युवा। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वागत करते हुए फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने की बात कही तो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन को खैरात बताने वाले ओवैसी के बयान को बताया निजी। ओडिशा में कई इलाकों में बुलबुल तूफान ने मचाई तबाही। 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की ओर बड़े तूफान से बारिश के बाद लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह, तो वहीं कोलकाता एयरपोर्ट को भी किया गया बंद। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता दिया। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आज लिया जाएगा फैसला, तो एनसीपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की जताई आशंका। सरकार बनाने के घमासान के बीच शिवसेना का सामना के जरिए बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, 5 साल दूसरों को डराकर शासन करने वाला हिटलर मर गया। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पढ़े इमरान खान के कसीदे, तो बीजेपी बोली पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते सिद्धू। नागपुर में आज खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच। बांग्लादेश को हराया तो सीरीज पर होगा कब्जा। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में 70 से ज्यादा जगहों पर भीषण आग में 2 की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। बुलबुल तूफान की वजह से हुई बारिश और तेज हवाओं ने ओडिशा के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं की वजह से सड़क किनारे लगे कई पेड़ उखड़ गए।